हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 5 के अंतर्गत अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, रेट लॉ और रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण है क्या, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, किस फैक्टर के कारण अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, इसके बारे में अध्ययन किया गया था। आज उसी के आगे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, रेट लॉ और रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें, जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करती है, उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया का दर नियम प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, उसको हम प्रयोगों द्वारा स्थापित करते हैं। जो परिभाषा बताई जा रही है कि जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करती है, उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। ये समीकरण कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं कि जो दर समीकरण होता है प्रयोगों द्वारा स्थापित होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई समीकरण है, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए, ये समीकरण है, ठीक, Q इंटू डी। जब इस पर हम अभिक्रिया की दर नियम के द्वारा देखते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है वह यह होता है कि जो कह रहा है कि जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, उसे अभिक्रिया की दर समीकरण या दर नियम कहते हैं। जो दर समीकरण प्राप्त होता है प्रयोगों द्वारा स्थापित होता है। जैसे यदि हम माने कि ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में अभिकारक ए की सांद्रता पद की घात 1 और अभिकारक बी की सांद्रता पद की घात 2 होना चाहिए। स्मॉल ए की घात स्मॉल ए होना चाहिए, बी घातें स्मॉल बी होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि जो अभिक्रिया की दर नियम होता है प्रयोगों द्वारा स्थापित होता है, हम देख कर नहीं बता सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता पद की घात कितनी है, इसलिए हम कह रहे हैं, है ना। यदि हमने कहा कि यदि प्रयोगों द्वारा इस समीकरण पर हमने प्रयोग करें तो ये देखते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वह है अभिकारक ए की सांद्रता पद की घात 1 और अभिकारक बी की सांद्रता पद की घात 2 के समानुपाती है। अब यहाँ पर जो दर है, दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए घाते 1 बी घाते 2। यहाँ पर हमने प्रयोगों द्वारा बताया कि इस समीकरण पर जब प्रयोग करते हैं तो अभिकारक ए की सांद्रता पद की घात 1 आती है और अभिकारक बी की सांद्रता पद की घात कितनी आती है, 2 आती है। तो अभिक्रिया की दर बराबर होता है दर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रताओं पद के घात के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। तो दर समीकरण यही प्राप्त होगा, दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए घाते 1 बी घाते 2, ठीक। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के लगेगा और ए की घाते 1 और बी घाते 2, यही दर समीकरण है ना। यही क्या है, दर समीकरण है। यहाँ पर जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है किसमें संबंध बता रहा है, ये अभिक्रिया की दर है और ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। और हमने यही बताया कि जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है
उसी कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। ये समीकरण क्या बता रहा है? अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता पद की बीच संबंध बता रहा है ना। तो जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। ये जो हमको प्राप्त हुआ है प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। हमने बताया कि जो किसी समीकरण को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि अभिक्रिया का दर समीकरण है क्या। जब इस समीकरण पर हमने मान के बताया कि माना इस समीकरण पर प्रयोग करते हैं तो जो दर आती है अभिकारक ए की सांद्रता पद की घात 1 आती है, बी की सांद्रता पद की घात कितनी आती है? 2 आती है। इस समीकरण के अनुसार ये देखा जाए तो होना चाहिए कि एक घात स्मॉल ए होना चाहिए और बी घात स्मॉल बी होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध होता है कि अभिक्रिया की दर ये होता है कि एक घात 1 और बी घात 2 है। तो अभिक्रिया की दर वाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये समीकरण प्राप्त होगा जो कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रताओं के मध्य क्या बता रहा है? संबंध बताता है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका नोट्स बनाएंगे स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे परिभाषा। जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया का दर प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। हमने बताया आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो प्रयोगों द्वारा स्थापित होती है। माना कि एक सामान्य अभिक्रिया है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। माना एक सामान्य अभिक्रिया है और इस सामान्य अभिक्रिया पर जब प्रयोग किया जाता है यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात, प्रयोगों द्वारा बता रहे हैं जो हमने अभी आपको बताया, यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक बी की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है तो t समय पर अभिक्रिया दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक घाते 1 और बी घाते 2, है ना। और अभिक्रिया दर बराबर प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या लगेगा? k, एक घाते 1 बी घाते 2। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। हमने कहा कि यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक बी की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है तो t समय पर अभिक्रिया दर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक घाते 1 बी घाते 2। तो ये समीकरण प्राप्त होगा जो कि ये संबंध बता रहा है अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता पद के घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो समीकरण 1 को अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण जो कि किसी समीकरण को किसी समीकरण से हम निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक होगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। एक समीकरण के द्वारा हम इसको आपको बताएंगे कि माना एक अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, कोई अभिक्रिया है ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कैसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालेंगे। जैसे हमने कहा कि मान लेते एक अभिक्रिया है ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। यदि हम t बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए मान लेते हैं, t बराबर 0 समय पर जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है ना। और हम कह रहे हैं कि t समय पर अभिकारक ए की सांद्रता में जो कमी होती है वो x की होती है। तो जो कमी हमने t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता स्मॉल ए माना है, इसी में से x की कमी हो रही है। t समय पर मान लेते सांद्रता में कमी कितनी हो रही है? x की। तो यहाँ पर a माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यही होगा ना। अरे जैसे मान लेते कि हम t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता 100 थी और t समय पर इसकी हम 50 मालिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो क्या करेंगे? 100 - 50 करेंगे ना। तो वही बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं।
टी बराबर 0 समय पर यदि अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक, जब टी समय बीतने पर, कुछ समय बीतने पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आई, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होगा, और जब अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होगा तो उस सांद्रता में जो कमी आ रही है वो यक्स की कमी हम मान लेते हैं। जो यक्स की कमी मान रहे हैं, अब ए माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ए माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, क्योंकि यक्स की कमी हो रही है। अब जो अभिक्रिया की दर आएगी, हम जानते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है उसको किसके इंडिकेट करते हैं, डी एक्स अपान डी टी। पीछे हमने बताया था अभिक्रिया की दर को किससे इंडिकेट करते हैं, डी एक्स अपान डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ए माइनस यक्स की, है ना। टी समय पर जो सांद्रता है अभिकारक की वो कितनी है, ए माइनस यक्स है, क्योंकि डी टी समय अंतराल पर सांद्रता में कमी कितनी है, यक्स। डी एक्स अपान डी टी अभिक्रिया की दर होती है, पीछे हमने आपको बताया है। तो डी एक्स अपान डी टी बराबर हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी बराबर के ए माइनस यक्स, है ना, जहाँ के अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है ना। एक बार पुनः देखेंगे, हमने बताया कि मान लेते एक समीकरण है, ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टी बराबर 0 समय पर जब समीकरण प्रारंभ नहीं हुआ है तो उस समय अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए मान लेते हैं, लेकिन हमने कहा कुछ समय बीतने के बाद सांद्रता में कमी कितनी हो रही है, यक्स की हो रही है। तो जो सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता उसी में से यक्स घटाएंगे तो ए माइनस यक्स हो जाएगा। हम जानते हैं अभिक्रिया की दर बराबर होता है डी एक्स अपान डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस यक्स के होगा, क्योंकि टी समय पर जो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, ए माइनस यक्स है टी समय पर, क्योंकि डी टी समय अंतराल पर सांद्रता में कमी कितनी हो रही है, यक्स की हो रही है। तो डी टी समय अंतराल पर सांद्रता में जो कमी है, जो सांद्रता है वो क्या है, ए माइनस यक्स है। तो डी एक्स अपान डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस यक्स। डी एक्स अपान डी टी अभिक्रिया की दर को बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस यक्स। अब हटेगा प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट के लगेगा, जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यहाँ पर देखें लिखा गया है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। माना एक अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है इसको विस्तृत। जैसे हमने कहा कि माना अभिकारक ए की प्रारंभिक टी बराबर 0 समय पर सांद्रता ए थी स्मॉल ए, और समय टी बीतने के उपरांत सांद्रता ए माइनस यक्स हो गई। कुछ समय बीतने पर सांद्रता में कमी कितनी हो गई, यक्स की हो गई, तो ए माइनस यक्स हो जाएगा। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है तो टी समय पर अभिक्रिया की दर डी एक्स अपान डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस यक्स होगा। यही होगा ना, क्योंकि सांद्रता में कमी डी यक्स की है और डी टी समय अंतराल पे, क्योंकि ये क्या बताता है, अभिक्रिया की दर बताता है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है तो टी समय पर अभिक्रिया की दर, टी समय पर अभिक्रिया की दर कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता ए माइनस यक्स है। तो डी एक्स अपान डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस यक्स। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या लगेगा, के लगेगा, ए माइनस यक्स, है ना, जहाँ के आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। वेग स्थिरांक के को विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट दर स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है ना, जो हमने अभी आपको बताया वहाँ पर पीछे वही हमने पूरा लिखा है, जहाँ के को आनुपातिक स्थिरांक कहते हैं, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी कहते हैं, और इसी वेग स्थिरांक के को विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट दर स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था, जो अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखा गया है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे, इसको नोट्स बना डालेंगे। ठीक है, जो लिखा है जैसे जैसे यहाँ तक, और इस प्रकार से ये टॉपिक अभिक्रिया का दर नियम और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का टॉपिक आज समाप्त होता है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।